गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। अगर आपको ध्यान हो तो पिछली कक्षा में हम लोग पढ़ रहे थे विमाओं के उपयोग, और उसमें हमने विमाओं के समांगता के सिद्धांत पर आधारित प्रश्नों को हल किया था। आज हम विमाओं के उपयोग में दूसरा उपयोग पढ़ रहे हैं, जो है कि विमाओं की सहायता से विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। विमाओं की सहायता से विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। यदि हमें यह पता हो कि कोई भौतिक राशि अमुक अमुक भौतिक राशियों पर निर्भर कर रही है, तो हम विमीय संतुलन की सहायता से, अर्थात विमीय संतुलन मतलब क्योंकि बाएं पक्ष की विमाएं क्या हैं और दाएं पक्ष की विमाएं क्या हैं, इनके संतुलन के आधार पर यहाँ इन सभी भौतिक राशियों में संबंध स्थापित कर सकते हैं। जैसे x कोई भौतिक राशि है और यह द्रव्यमान m, लंबाई l व समय t पर निर्भर कर रही है, तो विमीय संतुलन की सहायता से हम इस भौतिक राशि x का m, l व t के साथ संबंध ज्ञात कर सकते हैं। तो देखते हैं, एक उदाहरण लेते हैं कि विमीय विधि से सरल लोलक के आवर्तकाल के लिए सूत्र स्थापित करना। आप लोग अभी 11th में पढ़ रहे हैं और ये जो सरल लोलक है ये हमें आगे पढ़ना है। तो हम लोग सरल आवर्ती गति पढ़ेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो वहां पर ये सरल लोलक आपके पास आएगा। इसमें क्या है कि एक कोई आधार है, इस आधार से हमने एक डोरी बांधी हुई है जिसकी लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, और इस पर हमने एक m द्रव्यमान का कोई कण लटका दिया है। तो क्या होगा, जैसे हम इसको क्या करेंगे, इसको धक्का देंगे तो ये इस तरह से गति करेगा, और यहां से यहां और पुनः यहां, और फिर यही अपनी प्रारंभिक स्थिति में आने में वो जितना समय लेता है उसे कहते हैं सरल लोलक का आवर्तकाल। तो हम जानते हैं सरल लोलक का आवर्तकाल T सरल लोलक के द्रव्यमान यानी कि लोलक के जो भार उस पर लटका हुआ है, लोलक के द्रव्यमान m, डोरी की लंबाई l व, देखिए ये जो लोलक है m द्रव्यमान का, ये इस गुरुत्वीय क्षेत्र में गति कर रहा है। तो यह इस गुरुत्वीय त्वरण के अधीन गति कर रहा है, तो गुरुत्वीय त्वरण पर भी निर्भर करेगा। वो गुरुत्वीय त्वरण जी पर निर्भर करता है। अब देखिए,
लोलक का जो आवर्तकाल t है, ये लोलक के द्रव्यमान m, लंबाई l व वृत्तीय त्वरण g पर निर्भर कर रहा है, ऐसा हमको दिया हुआ है। ठीक है, हमें क्या करना है, t, m, l व g में विमाओं की सहायता से संबंध स्थापित करना है। तो हम लिखेंगे माना आवर्तकाल t द्रव्यमान m की घात a पर लंबाई l की घात b पर व गुरुत्वीय त्वरण की स्मॉल g की घात c पर निर्भर कर रहा है। अब देखिए, इसका अर्थ हुआ ये जो t है, आवर्तकाल t, ये अनुक्रमानुपाती होगा m की पावर a घात पर निर्भर कर रहा है इंटू l की पावर b इंटू g की पावर c। स्टूडेंट, जब भी हम किसी अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो हमेशा वहां पर एक कांस्टेंट आता है। देखिए, t इक्वल हो जाएगा k m की पावर a l की पावर b और g की पावर c। ये हमारा समीकरण नंबर 1। अब हमें ये संबंध स्थापित करना है। तो हमें पहले इसे क्या था कि हम विमीय संतुलन के द्वारा t, m, l व g के बीच संबंध स्थापित करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में दोनों पक्षों की विमाएं लिखने पर अब देखिए, आवर्तकाल t बराबर समय है, तो इसकी विमा हो जाएगी t। इसी को आप लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, m की पावर 0, l की पावर 0, ये भी एक और t की पावर 1। दूसरा देखिए, द्रव्यमान की विमा सीधे सीधे क्या लिख देंगे, द्रव्यमान m है तो इसकी विमा हमारी हो जाएगी कैपिटल M। और उसके बाद हमारे पास है गुरुत्वीय त्वरण g, स्मॉल g। और ये त्वरण की विमा होती है, और त्वरण की विमा आप जानते हैं LT माइनस 2 होती है, या इसको हम लिख सकते हैं m0 L1 T माइनस 2। इन सभी विमाओं को हम समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। तो आगे हम देख लेते हैं ऊपर। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या था हमारा, अगर आपने देखा होगा तो लेफ्ट हैंड साइड में था हमारा t इक्वल टू k m की पावर a l की पावर b g की पावर c। ये था हमारा समीकरण नंबर 1। इसकी विमाएं लिखनी है, और अभी हमने लिखा है और t की विमा m की पावर 0 l की पावर 0 t की पावर 1 इक्वल टू k रहने देते हैं, कांस्टेंट है। m की विमा कितनी आई हमारे यहां से, देखिए आप द्रव्यमान m, ये लिखिए m की पावर a। उसके बाद देखिए l की हमारी विमा कितनी थी, हमने लंबाई लिखी दी है यहाँ देख लीजिए, लंबाई l की विमा हो जाएगी, लंबाई की विमा कितनी हो जाएगी l, ये हो जाएगा आपका l की पावर b। और उसके बाद गुरुत्वीय त्वरण की विमा कितनी है, m0 l की पावर 1 t माइनस 2, m0 l की पावर 1 t की पावर माइनस 2 और इंटू c भी है। देखिए अब देखते हैं,
हम ऐसा कर क्यों रहे हैं कि यदि हम ए बी और सी का मान ज्ञात कर लेते हैं तो हमें टी का संबंध एम एल और जी के साथ मिल जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि विमीय सहायता सम एबीसी के मान ज्ञात कर दें। अब यहां देखिए, इसको देखिए m की पावर a है या m की पावर 0 है, तो ये 1 है तो कोई दिक्कत है नहीं, तो यहां हो जाएगा m की पावर a। गुणा में है तो m की पावर a प्लस 0 होना था, तो 0 क्या हो जाएगा, कोई मतलब है नहीं उसका। देखिए l की पावर b, और यहाँ देखिए l की पावर 1 इंटू सी, ये ना l की पावर 1 इंटू सी, तो l की पावर c हो जाएगा। दूसरा क्या हो गया आपका, नहीं, यहां से l की पावर c हो गया और यहां से l की पावर b हो गया, तो गुणा के l की पावर b, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो इधर देखिए क्या हो जाएगा, l की पावर c गुणा के l की पावर b, और गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, l की पावर b प्लस c, तो इधर वाले में क्या आ जाएगा, b प्लस c। अब देखिए t, t देखिए यहाँ आगे तो कोई t है नहीं, यहाँ देखिए t की पावर -2 इंटू सी, तो -2c हो जाएगा, तो t की पावर -2c, और ये बराबर हमारा है m0 l0 t1, आवर्तकाल की विमा है। अगर हम इसके दोनों पक्षों की तुलना करें, दोनों पक्षों की तुलना करने पर, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए m की पावर a है और यहाँ m की पावर 0 है, क्योंकि देखिए इनका बेस समान है, आधार यहाँ भी m है यहाँ भी m है, तो इनके घाते भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब है a इक्वल कितना हो जाएगा, 0। यहाँ देखिए दूसरे वाले को देखिए l की पावर 0 है और l की पावर b प्लस c है, यहाँ भी देखिए आधार समान है तो घाते भी समान हो जाएंगी, तो b प्लस c इक्वल हो जाएगा 0। इसका मतलब है b इक्वल हो जाएगा -c, b प्लस c इक्वल 0, तो b बराबर हो जाएगा, ये c अगर उधर ले जाता है तो माइनस, प्लस था तो माइनस हो जाएगा। अब तीसरा देखिए, यहाँ देखिए t की पावर 1 है और यहाँ t की पावर -2c है, इसका मतलब यहाँ भी आधार समान है तो घातें भी क्या होंगी, समान होंगी, तो 2c -2c इक्वल हो जाएगा 1, ये +1 है, 1 हो जाएगा, और यहां से देखिए c इक्वल हो जाएगा -1/2। ये सब देखिए b कितना हो जाएगा, -1/2, c का मान कितना है 1/2, ये माइनस 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 का प्लस, तो ये हो जाएगा 1/2। तो हमको क्या मिला, a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 1/2 और c इक्वल टू -1/2। अगर हम इन मानों को समीकरण नंबर 1 में रखने पर, यानी एबीसी के मान समीकरण 1 में रखने पर, देखो टी इक्वल क्या हो जाएगा, के और m, ए के मान क्या है 0, एल की पावर b है और b का मान कितना है 1/2, और उसके बाद देखिए g, और g की पावर c है और c का मान कितना है, यहां से देखिए -1/2, ये कितना हो जाएगा, के m0, m की पावर 0 है तो इसका मान 1 हो जाएगा, और l की पावर 1/2, और इसको g की पावर -1/2 नीचे ले जाएंगे, ये जाएगा g की पावर 1/2, यही देख लीजिए, तो t इक्वल टू के, और देखिए l की पावर 1/2 और g की पावर 1/2, तो हम लिख सकते हैं l/g की पावर 1/2, और हम जानते हैं 1/2 को हम स्क्वायर रूट भी कहते हैं, तो t इक्वल हो जाएगा के l/g, यही t का l और g में संबंध है। यहां से एक बात तय हो गई है कि ये जो t है ये गोलक के द्रव्यमान m पर निर्भर नहीं करता है, और प्रयोगों के द्वारा k का मान आता है 2 पाई। तो हमारा सूत्र क्या हो गया, t इक्वल टू 2 पाई, k की जगह 2 पाई, और उसके बाद स्क्वायर रूट l/g, यही सरल लोलक के आवर्तकाल के लिए सूत्र है। तो देखिए हमने विमाओं की सहायता से सरल लोलक के आवर्तकाल t के लिए सूत्र ज्ञात कर दिया है, जो t बराबर 2 पाई स्क्वायर रूट l/g होता है।
इसी प्रकार से एक दूसरा प्रश्न लेते हैं। आप लोग को नोट करना हो तो आप वीडियो पॉज कर सकते हैं और नोट कर सकते हैं, ठीक है। जहां आपको नोट करना हो आप वीडियो को वहीं पर पॉज कर देंगे और नोट भी कर लेंगे। तो ठीक है, हम दूसरा प्रश्न लेते हैं इसी पर कि विमाओं की सहायता से हमने क्या करना है, यानी विमीय संतुलन की सहायता से विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध ज्ञात करना। तो इसमें एक प्रश्न है आपके, जो आपके बुक में है और जब बार बार 11th के एग्जाम में आता भी है कि एक कण, क्वेश्चन आपका, एक कण क्षैतिज तल में वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है, वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है, तब उस कण पर लगने वाला अभिकेंद्रीय बल F, तब उस पर लगने वाला अभिकेंद्रीय बल कण के द्रव्यमान m, वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या r, वृत्ताकार पथ की त्रिज्या r व कण की चाल v पर, कण के वेग v पर निर्भर कर रहा है। तो विमाओं की सहायता से अभिकेंद्रीय बल के लिए सूत्र ज्ञात कीजिए। सूत्र ज्ञात करना, ज्ञात कीजिए। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे कि अभिकेंद्रीय बल क्या होता है और ये बल किस पर निर्भर करता है, द्रव्यमान m पर, वृत्ताकार पथ की त्रिज्या r पर और कण की चाल v पर निर्भर कर रहा है। तो विमाओं की सहायता से हमें क्या निकालना है, इसके लिए अभिकेंद्रीय बल के लिए सूत्र ज्ञात करना है। ये अभिकेंद्रीय बल होता क्या है, तो जब कोई कण वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है तो उस पर एक बल वृत्ताकार पथ के केंद्र की ओर लगता है, इसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। तो ये आप आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हम लोग इसको करते हैं। माना अभिकेंद्रीय बल F द्रव्यमान m की घात a पर, वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या r की घात b पर व कण के वेग की घात c पर निर्भर कर रहा है, जैसे हम पहले भी कर ही रहे थे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो अभिकेंद्रीय बल F होगा वो अनुक्रमानुपाती होगा m की घात a, r की घात b व वेग v की घात c। अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटा देंगे तो F इक्वल कितना हो जाएगा, a m की पावर a, r की पावर b और v की पावर c। समीकरण नंबर 1। फिर वही तरीका हमारा
हमें विमीय संतुलन चाहिए। विमीय संतुलन के लिए हमें सबसे पहले क्या लिखना होगा, दोनों ओर की विमाएं लिखनी होगी। तो बल की विमा तो आप जानते हैं, चाहे अभिकेंद्रीय बल हो या बल हो, दोनों की विमाएं समान होती हैं। तो बल की विमा कितनी होती है, mlt और -2, mlt -2। तो इसको एक लिख सकते हैं, इसको एक लिख सकते हैं। त्रिज्या, तो त्रिज्या लंबाई होती है, तो इसकी विमा हो जाएगी l। और वेग की विमा आप लोग जानते हैं, तो वेग की विमा lt -1 होती है। इसी को आप लोग लिख सकते हैं m0 l⁻1 t-1। ठीक है, यह मान अगर हम क्या करें, त्रिज्या r, बल F, त्रिज्या r और द्रव्यमान, एक चीज और रह गई है, द्रव्यमान की विमा, तो सीधी सीधी कितनी होती है, कैपिटल M। द्रव्यमान M, वेग v और त्रिज्या r व बल F की विमाएं अगर हम इस समीकरण नंबर 1 में रखते हैं, ठीक है, रखने पर F की विमा कितनी हो गई, mlt-2, यानी m⁻1 l⁻1 और ये इक्वल टू है के हम लिख नहीं रहे हैं, कांस्टेंट है, कांस्टेंट की कोई भी विमा नहीं होती है। तो ये हो जाएगा आपका m, यानी m की विमा कितनी है, m ही होती है और a है। r की विमा l होती है और पावर कितनी है, b है। और उसके बाद v, यानी कि lt-1 और इसकी विमा कितनी होती है, हमने यहाँ लिखा है पावर कितनी है, c। अब देखिए m कहीं नहीं है, तो m की पावर सीधे सीधे कितनी जाएगी, a। उसके बाद देखिए दूसरे वाले में आइए, यहाँ पर l की पावर b है और यहाँ पर l की पावर c है, ठीक है ना। अगर हम l इंटू सी, l की पावर पूरे ब्रैकेट की पावर c है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, l की पावर भी c हो जाएगी। और इस वाले में कितनी है, यहाँ देख लीजिए l की पावर b है, तो l की पावर b गुणा के l की पावर c, l की पावर b गुणा के l की पावर c, अब गुणा में घाते जुड़ जाते हैं तो b प्लस c। यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, l की पावर b प्लस c। फिर देखिए यहाँ पर देखिए l तो आ ही गया है और t यहाँ कोई और है नहीं, तो सीधे देख लीजिए t की पावर -1 इंटू टी की पावर c है, ये तो गुणा में है ना सीधे। यहाँ से देख लीजिए टी की पावर ऐसा है, ये टी की पावर -1 इंटू सी है, ये कितना हो जाएगा, टी की पावर माइनस सी। तो इसको लिख दीजिए टी की पावर माइनस सी, ये हो गया। और इधर का तो हमें पता है ही, m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -2। अगर हम इन दोनों, देखो हमें ध्यान, सारा खेल हम इसीलिए रच रहे हैं कि हमें चाहिए a, b और c का मान। जैसे ही a, b, c का मान निकल जाएगा तो हमें m में कोई पावर मिल जाएगी, r में कोई पावर मिल जाएगी, b में कोई पावर मिल जाएगी। और हमें f के लिए जो सेंट्रिपेटल फोर्स है, अभिकेंद्रीय बल है, उसके लिए हमें समीकरण मिल जाएगी या सूत्र मिल जाएगा। तो विमाओं की तुलना करने पर, विमाओं की तुलना करने पर अगर हम विमाओं की तुलना करते हैं, दोनों ओर की विमाओं की तुलना करने पर, यहाँ देखिए m की पावर a है और यहाँ देखिए m की पावर 1 है, आधार समान है, तो a बराबर सीधे सीधे 1 हो जाएगा। दूसरे में देखिए l की पावर b प्लस सी है, यहाँ l की पावर 1 है, इसका मतलब है b प्लस सी इक्वल टू 1। कैसे देखिए, l की पावर 1 और l की पावर b प्लस सी, यहाँ भी आधार समान, यहाँ भी आधार समान, आधार वही तो घाते भी वही होते हैं, घाते भी समान हो जाती है। अगर आधार समान है तो घाते भी क्या हो जाती है, समान हो जाती है। अगर हम चाहें तो यहाँ से b इक्वल टू 1 माइनस सी भी लिख सकते हैं। और तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, b का मान c के पदों में निकाले, क्योंकि हमको पता है कि c का मान यहाँ से निकल जाएगा। और यहाँ देखो t की पावर -2 है और t की पावर -c है, तो यहाँ भी देखिए आधार
समान है, टी समान है, तो घातें भी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो -2 इक्वल हो जाएगा -c, और इसका मतलब हो जाएगा ये और ये कर ले, और c इक्वल हो जाएगा 2। यहां से देखिए b स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 - 2 इक्वल टू -1। ठीक है, तो फिर इसको मिटा देते हैं, या ऊपर से ही मिटा देते हैं। देख लीजिए, हमारे पास a का मान 1, b का मान हमारा -1, और c का मान 2 आया है। ठीक है, इन एबीसी के मानों को समीकरण एक में रखने पर देखिए, अगर हम एक में रखेंगे तो हमारे पास समीकरण नंबर एक ही है। तो एफ इक्वल हो जाएगा के, और एम की पावर कितनी है, ए 1, ए बराबर 1 है, बी यानी कि आर, और आर की पावर कितनी है, -1, बी इक्वल कितना है, -1, और उसके बाद है भी, और भी की पावर यहाँ सी बराबर 2 है। ये कितना हो जाएगा, देखिए कि एम की पावर 1 है तो एम ही हो जाएगा, और आर की पावर -1 है। अगर हम इसको नीचे ले आए तो ये +1 हो जाएगा, और ये आपका बी स्क्वायर एफ स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका अभिकेंद्रीय बल के लिए सूत्र। अब प्रयोगों के द्वारा के का मान 1 आता है, तो एफ स्क्वायर हो जाएगा mv² आर, यही अभिकेंद्रीय बल के लिए सूत्र है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार 11th में आता रहता है। तो हमने विमाओं की सहायता से विभिन्न भौतिक राशि, जैसे यहाँ पे क्या है, फोर्स है, फोर्स का हमने मास, रेडियस और वेलोसिटी के साथ संबंध निकाल दिया है। अब एक और उपयोग है विमाओं का जो हमें देखना है, और आज इसी उपयोग के साथ तीसरे नंबर का उपयोग होगा हमारा जो है डायमेंशनल एनालिसिस, यानी विमीय भौतिक राशियों, विमीय भौतिक राशियां वाला जो चैप्टर है आपका फर्स्ट चैप्टर, यूनिट एंड मेजरमेंट में जो डायमेंशंस हैं वो चैप्टर समाप्त हो जाएगा। और तीसरा जो उपयोग है हमारा, ये थोड़ा आपको हो सकता है टफ पड़े, कि हमें क्या करना है, विमाओं की सहायता से, विमाओं की सहायता से एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रकों में बदलना। विमाओं की सहायता से एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रकों में बदलना। विमाओं की सहायता से एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रकों में बदलना। दूसरी पद्धति के मात्रकों में बदलना। आप लोग अगर बोर हो रहे हैं तो आप लोग ये कर सकते हैं कि जरूरी नहीं कि एक ही बार में पूरा का पूरा वीडियो देख लिया। आज आप सिर्फ विमाओं के उपयोग वाला पहला जो दूसरे नंबर का उपयोग है वो देख लिया, उसके बाद शाम को या कल को जो है ये तीसरा वाला उपयोग देख लिया। जैसे भी आपको सुविधा हो वैसा आप कर सकते हैं। तो विमाओं की सहायता से एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रकों में बदलना। इसका मतलब ये हुआ कि हमें विमाओं का यूज करना है, और अगर हमको MKS पद्धति में कोई मात्रक दिए गए हैं तो हमें इसकी सहायता से इसको CGS पद्धति में बदल सकते हैं, या CGS पद्धति को MKS पद्धति में बदल सकते हैं। MKS पद्धति मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम, CGS पद्धति मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम। तो हम लोग सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड पद्धति के मात्रकों को MKS मीटर किलोग्राम सेकंड में बदल सकते हैं, या कुछ और भी, जैसे आपको किसी भौतिक राशि का मान आपको जो है किलोमीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है, और आपको उस भौतिक राशि के मान को किलोमीटर पर मिनट में बदलना है। आपको क्या दिया है,
मीटर पर सेकंड में किसी भौतिक राशि का मान दिया हुआ है और आपको उसको किलोमीटर पर मिनट में बदलना है। तो ये आप विमाओं की सहायता से कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग पहले एक डेरिवेशन निकालते हैं, बाकी सवाल करना आसान हो जाएगा फिर। तो यदि आपके पास कोई भौतिक राशि x है और उसका यदि आपके पास कोई भौतिक राशि x है और उसकी एक पद्धति में उसका आंकिक मान यानी न्यूमेरिकल जो वैल्यू है वो n1 है और इसी पद्धति में उसका मात्रक u1 है, और इसी राशि का दूसरी पद्धति में आंकिक मान न्यूमेरिकल वैल्यू n2 है और मात्रक अगर उसका u2 है। ठीक है, और एक बात ध्यान रखनी है कि किसी भी भौतिक राशि का जो आंकिक मान होता है वह उसके मात्रक का जो गुणनफल होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। इसका मतलब n1 इंटू u1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट और n2 इंटू u2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसका मतलब जो x भौतिक राशि है उसकी पहली पद्धति में आंकिक मान और मात्रा का गुणनफल बराबर, दूसरी पद्धति में आंकिक मान इंटू मात्रक, ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और इस पर आधारित हमें क्या करना है, प्रश्न आज करने हैं। ठीक हो गया है। अब देखिए कि जो ये x भौतिक राशि है जो ये x आपकी भौतिक राशि है, माना इसकी इस x की द्रव्यमान में विमा a, लंबाई में b और समय में c है। तो तब इसका जो विमीय सूत्र होगा कितना होगा, देखिए द्रव्यमान में हमको द्रव्यमान को कैसे लेते हैं, डायमेंशन में कैपिटल M, और उसकी बीमा कितनी है a, लेंथ लंबाई को बीमियन नोटेशन में L लिखते हैं, और इसकी बीमा कितनी है b, और उसके बाद हमारा हो जाएगा समय, टाइम को t लिखते हैं, और c। बीमिय सूत्र इसका क्या हो जाएगा आपका m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c। यहां तक ठीक है। आगे देखिए, ये थोड़ा आपको जटिल पड़ेगा समझने में कि तो दिक्कत हो सकती है इसमें। देखिए माना पहली पद्धति में मूल मात्रकों की नापें क्रमशः M1, L1 और T1 है, तथा दूसरी पद्धति में नापें क्रमशः M2, L2 और T2 है। इसका मतलब देखो जो यहां दिख रहा है आपको, ये आपका U है। ठीक है, हम जानते हैं P इज इक्वल टू, हमने अभी ऊपर लिखा था N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। ठीक है, यहां देखिए N1 U1 आपका हो जाएगा, अगर हम इसी तरीके से चलें M1 की पावर A, ये U यहाँ पर आपका U1 हो जाएगा M1A L1B, मतलब तो ये होगा ना आपका डायमेंशन में, और T1C, और U2 हो जाएगा M2A L2B और T2C। ये हम जो निकाल रहे हैं फॉर्मूला, ये आपके काम कर नहीं है, सिर्फ लास्ट में जो निकलेगा वो आपके काम करेगा। ये कितना हो गया देखिए L1B
और T1C इक्वल हो जाएगा N2, और फिर यहाँ पे देखिए M2A L2B और T2C। ठीक है, ये हो गया। थोड़ा इसको मिटा देते हैं, या इसको पूरा ही मिटा देते हैं, जितने जितने हमें जरूरत पड़ती रहेगी। तो विमीय सूत्र ये है, और यही बराबर है U के, यानी कि मूल मात्रकों में विभाएं। यहाँ देखिए N1 और M1A L1B और T1C इक्वल है N2 M2A L2B T2C। इसका अर्थ है हमें क्या चाहिए, N2 दूसरी पद्धति में के मात्रकों में, दूसरी पद्धति के मात्रकों में भौतिक राशि x का आंकिक मान। तो यहाँ देखिए N2 इक्वल कितना आ जाएगा, ये N2 यहीं रहेगा और ये इधर आ जाएगा बटे में, N1 और फिर देखिए M1A L1B T1C अपॉन M2A L2B और T2C। ऐसा, इसी को देखिए, अगर आप इसी को देखना चाहें यही नीचे लिख देते हैं, N2 इक्वल हो जाएगा N1, ये पहली पद्धति में उसका आंकिक मान है राशि का, ये दूसरी पद्धति में आंकिक मान है, और ये पहली पद्धति में उसके मूल मात्रकों में डायमेंशन हो जाएगी, और ये दूसरी पद्धति में मूल मात्रकों में डायमेंशन। N1 अब यहाँ देखिए M1 की पावर A M2 की पावर A, M1 अपॉन M2 की पावर A। दूसरा देखिए L1 की पावर B, यहाँ पे L2 की पावर B है, तो L1 अपॉन L2 की पावर B। और तीसरा देखिए T1 अपॉन T1 की पावर C है, इसकी पावर भी C है, तो T1 अपॉन T2 की पावर C। बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, यही आपके काम का है। अगर हमें पहली पद्धति में आंकिक मान पता हो, मात्रक पता हो, और दूसरी पद्धति में जिसमें हमें मात्रक चाहिए वो हम यहाँ लिख देंगे। दूसरी पद्धति में जैसे पहली पद्धति में मान लीजिए मीटर, पहली पद्धति में किलोग्राम, मीटर और सेकंड है, दूसरी पद्धति में मान लीजिए किलोमीटर, किलोग्राम, किलोमीटर और मिनट है। तो ये हो जाएगा आपका। सवाल करते हैं फिर आपके समझ में आ जाएगा, लेकिन ये सूत्र आप ध्यान रखिएगा। जैसे आपकी किताब में एक फेमस क्वेश्चन है कि इसको ध्यान रखना। क्वेश्चन 1 कि यदि जी का मान, ठीक है, एमकेएस पद्धति में जी का मान एमकेएस पद्धति में यानी मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति में ऐसा नहीं है, बोलते हैं जी का मान यदि कितना है, यदि जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, त्वरण है तो बीमा भी ऐसी है, त्वरण है तो मात्रा क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। जी का मान, यदि जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड है तो जी का मान किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर में ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। बस ये है, ये आपको दिया हुआ है। तो यहाँ आपके देखिए N1 दिया है, पहली पद्धति में क्या है, पहली पद्धति में आंकिक मान 9.8 है, और उसका मात्रक आपको दिया गया है, यानी गुरुत्वीय त्वरण की विमा कितनी हो जाएगी, गुरुत्वीय त्वरण की विमा कितनी होती है, त्वरण की विमा जो भी होती, जो त्वरण की विमा होगी वही गुरुत्वीय त्वरण की विमा होगी, तो LT-2 अगर आपको याद होगा तो, ठीक है। विमा कितनी होती है, त्वरण की विमा जो भी होती,
तकनीकी कारणों के कारण वीडियो थोड़ा रुक गया था। तो आगे हम लोग करते हैं। हम लोग पढ़े थे कि यदि गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर पर सेकंड में है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है, तो जी का मान किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर में कितना होगा। उसमें हम लोग चले थे कि गुरुत्वीय त्वरण की विमा, गुरुत्वीय त्वरण की विमा होती है L_2, L की पावर 1 लिख सकते हैं। यहां से हम लोग ये मान सकते हैं A = 1 है और B = -2 है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग इस G के मान की बात करें, G का मान, तो या इस G की विमा की बात करें, G की विमा की तो थोड़ा तकनीकी कारणों के कारण वीडियो बीच में रुक गया था। तो आगे हम लोग करते हैं गुरुत्वीय त्वरण की विमा। तो गुरुत्वीय त्वरण की विमा कितनी हो जाएगी, L_t-2, या L की पावर 1 हो जाएगी और T की पावर -2। यहां से हम कह सकते हैं कि A = 1, और या अगर हम पूरी बात करें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं M की पावर 0, L की पावर 1, T की पावर -2, और यहां से हम कह सकते हैं कि A की पावर 0 और B की पावर 1 और C की पावर -2। उसके बाद कि माना इसी गुरुत्वीय त्वरण का जो विमीय सूत्र है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में विमीय सूत्र बराबर है L1 T1 -2, और किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर में है विमीय सूत्र L2 T2 -2। ठीक हो गया। और अब हम जानते हैं कि हमारे पास अगर हमें एक पद्धति में किसी भौतिक राशि का मान दिया गया हो, तो दूसरी पद्धति में उसी भौतिक राशि का मान ज्ञात करने के लिए N2 = N1 जो हमने पहले निकाला था, M1/M2 की पावर A, L1/L2 की पावर B, T1/T2 की पावर C। इस सूत्र का हम प्रयोग कर रहे थे, यही सूत्र हमने इससे पहले निकाला था। अब इसका प्रयोग करेंगे। यहां देखिए N1 आपको 9.8 दिया हुआ है, और M1 M2 यानी A की पावर तो 0 है, तो ये तो सीधे सीधे 1 हो जाएगा। और यहां देखिए पहली पद्धति में हमको दिया हुआ L1 मीटर में है, L2 किलोमीटर में है, T1 सेकेंड में है, और T2 आपके मिनट में है। क्योंकि G का मान क्या है, हमको ये दिया था कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि पहली पद्धति में मीटर और सेकेंड स्क्वायर में है, और दूसरी पद्धति हमको निकालना है G का, कि G = कितना कितना यानी कि N2 कितना होगा, और किलोमीटर और सेकेंड स्क्वायर, यानी दूसरी पद्धति हमारे पास क्या है, किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर, यानी कि हमको ये T2 दिया हुआ है मिनट में। तो करते हैं N2 = N1, यानी कि हमारे पास 9.8 है, ये तो 1 हो गया क्योंकि हमारे पास किलोग्राम है ही नहीं, केवल L1 L2 और T1 T2 है। तो L1 हमारे पास मीटर है, बटे उसके बाद हमारे पास किलोमीटर है, किलोमीटर, और इसकी पावर
b है और b इक्वल हमारे पास 1 है। दूसरा चलते हैं, t1 हमारे पास सेकेंड में है और बटे बटे अगर आप दूसरा देख रहे होंगे तो हमारे पास क्या है, t2 हमारे पास मिनट में हमें निकालना है, मिनट में है और पावर माइनस 2 है। फिर देखिए 908 मीटर बटे किलोमीटर। देखिए इस किलोमीटर को हम चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। देखिए 1 किलोमीटर और 1000 मीटर होता है, इसको लिख देंगे 1000 मीटर की पावर 1। यहाँ पे सेकेंड है और सेकेंड बटे मिनट, मिनट को हम लिखते हैं 1 मिनट और 60 सेकेंड, इसको लिख देंगे 60 सेकेंड। ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि कुछ चीज हमारी कट जाए, यानी कि मीटर से मीटर कट जाएगा, सेकेंड से हमारा सेकेंड भी कट जाएगा और हमारे पास बच जाएगा 9 यानी N2 इज इक्वल टू 908 1 या गुणा कर दीजिए, ब्रैकेट का मतलब गुणा ही होता है, 1 यानी यहाँ से मीटर और मीटर कैंसिल हो गया तो ऊपर 1 बच गया, नीचे बच गया आपका 1000 गुणा के, यहाँ देखिए सेकेंड से सेकेंड के ऊपर 1 नीचे 60 और 1/60 की पावर -2 है। जो लोग गणित अच्छी तरह से जानते होंगे वो जानते होंगे कि अगर 1/60 की पावर -2 है तो इसका उल्टा करेंगे तो 60 की पावर 2 हो जाएगी। यहाँ पर 60 की पावर कितनी हो जाएगी 2 और ये हो गया 908 गुणा के 1/1000 इंटू 60 स्क्वायर है, 60 गुणा के 60, 1 शून्य गया 1 शून्य गया 1 शून्य गया 1 शून्य कट गया, कितना हुआ 908 बटे 10 गुणा के 6, 6 गुणा के 6 36 और ये आपका बन जाता है 35.28 और इसी को हम लिखते हैं 35.3। यह N2 इक्वल टू संख्यात्मक मान है और ये हो जाएगा आपको किसमें किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर में। ये हमारा किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर में जी का मान दिया है। तो जी का मान किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर में होता है 35.3 और किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर, जी का मान हमारा हो गया है। अब एक सवाल हम और करते हैं और उसके बाद इस चैप्टर को क्लोज कर देते हैं। आज हमारा ये जो डायमेंशनल एनालिसिस वाला चैप्टर है, यानी विमीय विश्लेषण वाला, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अभी कि विमाओं के उपयोग, ये चैप्टर हमारा आज समाप्त हो जाएगा। इसके बाद आप लोगों के लिए घर के लिए एक सवाल भी देंगे, अगर आप लोग कर पाएंगे